हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं, हमारे अभी थर्ड हमारी पुस्तक है। सेकेंड चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, आज इसको लास्ट करेंगे। कल हमने देखा सर्वोच्चता का दावा, कि कैसे ब्रिटिश सरकार ये कह रही थी कि हम ही सर्वोच्च हैं, हम चाहे तो भारत में कहीं भी शासन कर सकते हैं, और कैसे वो अपने आप का रेजिडेंट रख रहे थे, इसके विषय में भी आपने देखा। और ऐसा ही उन्होंने हर राज्यों को हथियाने के चक्कर में कित्तूर की महारानी के साथ, जो महारानी थी आपकी रानी थी चेन्नम्मा, उनके साथ भी उनका डिस्प्यूट हुआ और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आपका मोर्चा खोला। इस विषय को आप लोग अच्छे से अपने चैप्टर में पढ़कर गौर कर आपका देख चुके हैं। ठीक, इतना हम लोग आपका देख लिए थे, इतना हम लोग आपका समझ लिए थे। ठीक, तो इससे आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए, कोई बच्चा है जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा? जीआईसी भागलपुर माँ, बहुत बढ़िया बेटे। क्या नाम है बेटे आपका? गुड मॉर्निंग सर। सर दुर्गा शर्मा। वेरी गुड मॉर्निंग दुर्गा सर। ठीक है दुर्गा बेटे, पढ़ना शुरू करें आप। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यह महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 में 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं हो तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरी 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बारे में अंग्रेज ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए अवध पर कब्जा करने का मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गच्ची से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। गतिविधि नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन होस्टिगस 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन होस्टिगस के सामने तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रासा और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन होस्टिगस ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर में उल्लेखन थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजीदार अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुख्य यूरोपियों जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजीदार अदालतें कभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी एक न्यायाधीश, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद को जो कानूनी की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता
है तो हाउस ऑफ लेट संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद दुर्गा बेटे, बैठ जाओ। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब देखिए, कंपनी क्या कह रही है कि हम ही सर्वोच्च हैं। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि 1830 के दशक का टाइम है। दशक मतलब होता है 10 साल, यानी कि 30 और 40 का। ध्यान दे सभी बच्चे आप लोग। कंपनी किससे डरी हुई थी? रूस के प्रभाव से। देखिए, उस समय यूएसएसआर में भी बहुत सारी गतिविधि हो रही थी और वो भी अपने क्षेत्र में लगे हुए थे। कंपनी को भय था कि अगर रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल गया। अब देखिए, रूस किसका हिस्सा है? एशिया का। और ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो कहाँ की है? यूरोपीय कंपनी है। उन्हें क्या डर था कहीं ऐसा ना हो जाए रूस पूरे एशिया पर कब्जा कर ले। एक डर उन्हें सता रहा था। अब ऐसे में क्या हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट का जो आपका पोर्शन है, उत्तर भारत की अपने चपेट में ना ले ले। ठीक, इस डर के चलते हुए क्या हुआ, अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी भारत में भी अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। वो कभी नॉर्थ वेस्ट में आपका जाना नहीं चाहते थे। ठीक, और वहां भी उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। अब होता क्या है, 1838 से और 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई शुरू हो गई। होता क्या है, अफगान वॉर होते हैं अंग्रेज और अफगानियों के बीच, इसको बोलते हैं अफगान युद्ध। और इस अफगान युद्ध ने क्या कर दिया, वहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित हो गया। सीधी तो नहीं खड़ी हुई, लेकिन कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से। और कह रहे हैं कि जो 1843 में सिंध पर आपका कब्जा आ गया, जो सिंध प्रांत है ना, जो आपका वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या हो गया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब सिंध, ये मान लीजिए आपका सिंध है ये, और सिंध के नीचे का पार्ट क्या है, ये पूरा पंजाब था। ठीक, अब क्या हो रहा है कि 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत ने के साथ ही दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब की लड़ाई का अधिग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? पंजाब की का भी अधिग्रहण कर लिया। अब जब तक महाराणा रंजीत सिंह रहे तो महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच आपका संधि हुई। उन्होंने कहा कि सतलज नदी को पार कर कर हम नहीं जाएंगे और तुम इधर मत आना। तो जब तक महाराणा आपके रणजीत सिंह थे तो अंग्रेजों ने पंजाब में खालसा जो पंथ की स्थापना की गई थी, जो सिख साम्राज्य आपका चल रहा था, उन्होंने उसमें कोई भी आपका इंटरफेरेंस नहीं किया। जिस तरह से शासन चल रहा था उस तरह से इन्होंने आपका चले। बस समस्या कहाँ हो जाती है, मेनली समस्या हो जाती है जब महाराणा रंजीत सिंह आपके मर जाते हैं तो अंग्रेजों की नीयत खराब होती है कि अब तो महाराणा रंजीत सिंह चले गए, हमारे संधि तो केवल किनके साथ थी, उन्हीं के साथ थी। अब हम क्या करते हैं, हम अपना संधि को तोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी समय क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी क्या होते हैं 1848 से और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स, यानी कि राज्य हड़प का सिद्धांत, और जिसको हम क्या बोलते हैं, विलय की नीति। क्या बोलते हैं हम लोग? विलय की नीति हम लोग। ठीक, ये आपको समझना पड़ेगा, ये विलय की नीति क्या है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया। क्या कहा गया? विलय की नीति का नाम दिया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था। अब देखिए, जो ना सिद्धांत अपनाया था विलय की नीति, किस आधार पर ये काम कर रहे थे? सिंपल था, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, आप इसको झांसी से अच्छा समझ सकते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक, जब उनकी शादी होती है तो कोई उनका पुत्र नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, गोद लिया एक पुत्र को गोद ले लेते हैं, तो बोलते हैं दत्तक पुत्र, जिसको हम लोग आपका ग्रहण करते हैं, वो पुत्र को गोद ले लेते हैं। तो ऐसे में कंपनी ने कहा अगर कोई राज्य है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो क्या होगा, उसकी जितनी भी रियासत है, यानी कि जितना भी क्षेत्र है, वो कहाँ जाएगा, कंपनी के अधीन आ जाएगा। उसका पूरा भूभाग, जितना भी उसका लैंड एरिया है, अब वो उस राजा का ना होकर, उस रियासत का ना होकर किसका होगा बच्चों? कंपनी का होगा। तो इस सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ, सबसे पहले एक जगह पड़ती है सतारा, महाराष्ट्र में, ये कब जाएगी, ठीक, ये साम्राज्य कब जाएगा।
संबलपुर का नंबर आया, उदयपुर का नंबर आया, नागपुर का, और झांसी की कहानी तो आप सबने पढ़ी है कि क्या था कि झांसी की जो रानी थी उन्होंने इस क्षेत्र के लिए अपना संघर्ष किया, आखिरी दम तक लड़ती गई और आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपना नियंत्रण में ले लिया। अवध जानते हो, अवध का भी क्षेत्र था, क्या ले लिया आपने, क्षेत्र में ले लिया। और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया, उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद करना चाहते। क्या चाहते हैं, नवाब के शासन से आजाद करना, यानी कि अवध को उन्होंने किस आधार पर कब्जे में लिया कि अवध में क्या हो रहा है, शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, और शासन अच्छे से ना चलने की वजह से हम क्या करते हैं, अवध के नवाब को हटा देते हैं, या कुशासन है और हम लोग उसको अपने अधीन लेते हैं ताकि शासन अच्छा आपका चल सके, जनता ठीक रह सके। ठीक, और कत्ता में बंधे हुए इसलिए अवध को हम लोग क्या कर रहे हैं, मजबूर में कब्जे ले रहे हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, और वहां की जनता अपने नवाब से बड़ा प्रेम करती थी, जैसे ही वहां की जनता आपके नवाब को गद्दी से हटाया गया, लोगों में गुस्सा बाप का भड़क गया, और आप देखेंगे 1857 में विद्रोह हो गया, और विद्रोह में आपने नाम सुना होगा बेगम हजरत महल का, नाम सुना है बेगम हजरत महल। ठीक, वो अवध की तरफ से 1857 क्रांति में क्या ले रही थी, पार्ट ले रही थी। तो महाराणा रणजीत सिंह का दरबार कैसे लगता था, इस इमेज को आप अच्छे से देख सकते। ठीक, किस तरह से वो शासन करते थे, उस शासन को थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, इस आधार पर आप देख सकते हैं। ठीक, उसके नीचे है आपका संभलपुर के वीरेंद्र सिंह का छायाचित्र, जो वहां के शासक थे, जिनकी सबसे पहली ये रियासत आपकी कब्जाई गई थी। ये इमेज है 1797 की। ये जितना भी आपको येलो येलो दिखाई देगा, ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र, ये उस समय अंग्रेजों के आपके कब्जे में था। अब इस समय, अब देखिए, अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद, और ज्यादा लंबा समय नहीं, 1840 में ये देखिए कितने बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का शासन हो गया, सोच के देखिए। यानी कि कहां बड़े छोटे से थे, बंगाल को जीता, कलकत्ता को, बनारस तक आ गए थे, थोड़ा मद्रास में जीता, हैदराबाद देखिए। अब देखिए हैदराबाद में कौन बैठे थे, निजाम, याद है। मैसूर में कौन था, टीपू सुल्तान, और मद्रास का पार्ट इन्होंने जीत लिया था इसके साथ। और पूना बॉम्बे में कौन बैठे हुए थे, मराठा, याद है। ये देखिए पूरा क्षेत्र कब्जा दिया मराठों का भी। ठीक, हालांकि मैसूर में इनकी संधि हो जाती है बाद में, वाडियार वंश के जो शासक थे उनसे। देखिए कितना बड़ा क्षेत्र इनका आपका बन गया विगत कितने वर्षों में, मात्र आप 45 साल में। सोच के देखिए कितना बड़ा साम्राज्य उन्होंने अपना खड़ा कर दिया, सोच के देखिए। क्लियर है, आगे बढ़े। और बाद में 1857 की जब आपका क्रांति होती है, तो उस समय देखिए जितना भी आपका येलो कलर से दिखाई देगा, ये सारा वो क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजों ने पूरे भारत में इस समय अपना कब्जा किया हुआ है। इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ। देख लिया। चलिए, अगर आप भारत का मैप बनाना चाहते हैं इस तरह से, कहां कहां भगवान का शासन था, तो बच्चों बना सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बनाना चाहेंगे तो हाथ खड़ा करें, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बनाना है मैप। तो ये तो था आपका कंपनी का हड़प शासन। अब इसके बाद क्या होता है, अब भारत में एक नई शासन व्यवस्था आती है, क्योंकि अगर भारत में रहना है और यहाँ शासन चलाना है तो यहाँ कुछ नियम रूल तो चाहिए। अब यहाँ के जो नियम रूल थे वो भारतीय परंपरा के और अपनी हिंदू मुस्लिम आपका संस्कृति के अनुसार थे, लेकिन अंग्रेज उन कानून को मानने के लिए तैयार न। जब वो आए, उन्होंने सबसे पहले जो एक गवर्नर जनरल आए थे, आपको याद होगा, वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत सारे काम किए। वॉरेन हेस्टिंग जैसे आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग ने आने के बाद बंबई, मद्रास और बंगाल में क्या किया, यहाँ इनकी सत्ता थी, यहाँ इनके रेजिडेंट थे। ठीक,
और उस समय 3 ही प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी का मतलब था कि ये 3 ऐसे बड़े क्षेत्र थे जहां से अंग्रेज अपना शासन चलाते थे, ठीक। और इन तीनों के ऊपर क्या होता था, एक एक इनका हेड नियुक्त था और सबसे ऊपर था गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बंबई का गवर्नर, ये सारे गवर्नर होते थे। और गवर्नर से ऊपर कौन था, गवर्नर जनरल थे, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ी। 1772 में एक नई शासन व्यवस्था स्थापित हुई और होता क्या है, 1772 में न्यायालय, जिसको हम कोर्ट कहते हैं, कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए ध्यान दे सभी बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 प्रकार के हमारे न्यायालय होते हैं। एक होता है, सबसे पहले आप देखिए, जिले में 2 अदालत है, एक है फौजदारी अदालत और एक है दीवानी अदालत। फौजदारी को बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट, क्या बोलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट। और दीवानी को बोलते हैं सिविल कोर्ट। याद आया। मान लीजिए अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है तो ऐसे मैटर कहां जाएंगे, फौजदारी में। आपने किसी का सर फोड़ दिया, आपने किसी साथ मारपीट की, किसी ने आपके साथ कोई बदतमीजी की, कुछ भी ऐसा मामला है लड़ाई झगड़े संबंधित, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, तो ऐसे मामले कहां देखे जाते हैं, फौजदारी न्यायालय में देखे जाते हैं। और जमीन से संबंधित कोई विवाद है कि आपकी जमीन दाएं से बाएं हो गई है, डोलमेट का केस है, वो चीज आपको समझ नहीं आ रही है। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज है जो आपका राजस्व से जुड़ी है, कर टैक्स से जुड़ी है, तो ऐसे मामलों को देखता है कौन, सिविल कोर्ट, जिसको बोलते हैं दीवानी अदालत। तो दोनों अदालत आपको समझ आई कि आपका क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है और सिविल कोर्ट क्या होता है। इतना समझ आया ना कि कौन सा मुकदमा कहां चलेगा। अब इसमें भी कंडीशन थी कि जितने भी आपके दीवानी मामले होंगे, सिविल होंगे, उनको कौन देखेगा, जिला कलेक्टर। कौन देखेगा, जिला कलेक्टर। यानी कि दीवानी मामलों का हेड कौन बना दिया गया, जिला कलेक्टर को हेड बना दिया। जितना भी मैटर होगा जिला कलेक्टर उनको देखे। फौजदारी के जितने भी आपके मैटर थे उनके लिए एक जज नियुक्त किया गया और उस जज की सहायता के लिए मौलवी और हिंदू पंडित क्या कर रहे थे, वो भारतीय कानून को समझाने में उनकी हेल्प कर रहे। अब फौजदारी अब भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन कलेक्टर की निगरानी में काम कर रहे थे। काजी और मुफ्ती क्या कर रहे थे, फौजदारी का काम कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर कौन बैठा हुआ था, कलेक्टर। वो क्या करता था, मॉनिटरिंग करके उनको देखता था, ठीक। एक इमेज है उस समय की, वारन हेस्टी पर मुकदमा चलाया गया था वहां की पार्लियामेंट में, इस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट बोलते हैं महाभियोग को। देख लें आप। तो इतना हमने इसमें देख लिया कि क्या मैटर था और क्या चीजें थी, किस तरह का मामला था। चलिए, अब कौन बच्चा खड़ा होगा पढ़ने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका, आरती। आरती। चलो आरती, पढ़ना शुरू करो। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्याएं कर देते थे। इस विभिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दारोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टरेट
सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मैचस्टिक, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा। अब कोई दूसरी बच्ची माइक ले ले। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सोनम। ठीक है बेटे, सोनम पढ़ना शुरू। नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय और सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है? इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 68% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। चलिए शाबाश, बैठ जाइए आप सभी। जीआईसी भागलपुर में सभी बच्चियों का पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दें, एक बात देखिए, इस तरह से पढ़िए ताकि जिस तरह से आपका जीआईसी भागलपुर की बच्चियां पढ़ रही थी जीआईसी की, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बस हो गया, बहुत हो गया, कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप भी पढ़ें, आप लोग हैंड रेस करेंगे, मैं आपको भी मौका दूंगा पढ़ने का।
ठीक, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। देखिए अभी बहुत कुछ है इसमें समझाने के लिए, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे चित्र आपको मिलेंगे जो एक अलग अनुभव आपका होगा पढ़ते समय। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोग चैप्टर को पढ़ें और मैं आपको एक अच्छे से समझा दूं, ताकि बस ये ना रहे कि मैंने खाली आपकी रीडिंग कर दी और आपने कहानी सुन ली और आप चले गए। नहीं, आप इन चीजों को समझें, चीजों को लिंक करें, कैसी व्यवस्था थी। आप सोच के देखिए 10-5 लोग भारत में आए थे कभी, ठीक, और कैसे इतने बड़े पूरे भारत पे शासन कर लिए, कभी सोचा आपने? उनके पास क्या था? उनके पास उनकी स्ट्रेटेजी थी, उनकी नीति थी, उनकी पॉलिसी थी, क्लियर है, जिनके दम पर उन्होंने भारत में क्या किया, शासन किया। ठीक, आप इस पूरी व्यवस्था को पढ़ोगे तो एक एक करके आपको पूरी व्यवस्थाओं की सारी चीजें आपको साफ और स्पष्ट में दिखेगी। देखिए अभी बहुत कुछ है इसमें समझाने के लिए। आपने दीवानी मामले को देख लिया था, कंपनी की फौज के बारे में हम लोग कल, देखिए चैप्टर तो पूरा आपका समाप्त हो चुका है। मैं कल आपका नेक्स्ट चैप्टर तब आपका प्रारंभ करूंगा जब आपका सबसे पहले इस आपके चैप्टर को मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर है। फिर भी एक बार आप लोग घर जाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना और समझने की अपनी कोशिश करें। देखो एक चीज मैं आपको बहुत सिंपल सा एक आपको आपका लॉजिक देता हूँ। जो बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, मत पढ़िए, लेकिन जितना आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसका घर जाकर एक बार भी रिवीजन कर लेते, उसको अच्छे से अगर देख लेते, चाहे आपका मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना आपने पढ़ा है उसको अगर रोज जितना आप पढ़ रहे हैं उसको डेली रिवीजन कर लेंगे, यकीन मानिए आपको कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको आप भूल जाए। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।